पिछले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ट्राई किए, उसको सॉल्व किए। आई थिंक 3.9 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज उसके आगे के हम लोग कुछ क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। आपको पहले ही ये बता दिया गया था, मैंने अपनी पिछली वीडियो बताया था, फिर से बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल को ट्राई करने के लिए आपका थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका फॉर्मूला का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए। और अब जो हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे कंपलसरी है कि ये बुक आपके पास, ये एनसीईआरटी फिजिक्स की बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, साथ में आप भी पढ़ेंगे और हम लोग दोनों मिलकर ट्राई करेंगे। तो चलिए देखें 3.10, ये 3.10 हमारा का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन अ मीटर ब्रिज, ये आपने नाम सुना है, इससे ग्राफ को भी आपको याद रखना है, या यदि याद नहीं है तो आप थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं। In a meter bridge, the balance point is found to be at 39.5 centimeter from the end A। तो पहले हम मीटर ब्रिज के ग्राफ को याद करते हैं। मीटर ब्रिज में एक वायर होता था, इसकी लेंथ होती थी 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा। और यहाँ ये पॉइंट होता था A, इस A से हम यहाँ पर एक गैप बनाते थे और इस गैप में रजिस्टर लगा होता था, फिर एक दूसरा गैप होता था, इस दूसरे गैप में भी रजिस्टर लगा होता था, ये देखिए दूसरे गैप में रजिस्टर लगा होता था और इसको इससे मिलाया जाता था। ग्राफ को अगर आप याद करें तो ये पॉइंट होता था C, यहाँ पर एक पॉइंट होता था B जिसमें एक वायर मिला होता था इस तरह से, और इसमें एक गैल्वेनोमीटर ज्वाइन रहता था G, और हम इससे जॉकी से स्लाइड करके इसके नल पॉइंट को ढूंढा करते थे, और ये जो पॉइंट होता था उसी को हम बोलते थे D। तो आपको बताया गया था कि ये जो हमारा नाम दिया हुआ मीटर ब्रिज, ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं X और ये है Y। ओके, तो इसका बोला गया है कि बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड A से ये 39.5 सेंटीमीटर पर इसका बैलेंस पॉइंट है, नल पॉइंट है, ये हमें पता चल गया। When the resistor Y is of 12.5 ohm, ये Y की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 12.5 ohm, ये Y की वैल्यू हमें मालूम है। और क्या दिया हुआ है, डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ X, यहाँ पर आपके X की वैल्यू को फाइंड करना है, X के रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, when Y are the connection between resistor and व्हीटस्टोन मीटर में ठीक कॉपर। अच्छा, ये क्वेश्चन बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अगर इसके कंडीशन को याद करें तो हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था वो था रो एल बाई ए, एरिया, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें, ये मीटर ब्रिज ये इस पॉइंट पर डी पॉइंट पर जो कि 39.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो वो हमारा नल पॉइंट है जहाँ पर ये बैलेंस हो गया, जिसमें गैल्वेनोमीटर करंट शो नहीं कर रहा है। तो अगर आपको कंडीशन याद है तो आपको मालूम होना चाहिए कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसमें रेजिस्टेंस की रेशियो सेम है। तो लिखेंगे कि सिंस x बाय y, इन दोनों का रेशियो यहाँ इस वायर और इस वायर के रेजिस्टेंस के बराबर होगा, रेशियो के बराबर होगा। तो इसका फॉर्मूला रो लेंथ क्या है 39.5, यस 39.5 रो l डिवाइडेड बाय a। अगर ये 39.5 है तो ये बाकी का हिस्सा क्या है, हमने पढ़ा था 100 माइनस L। तो अगर आप 100 में से 39.5 को माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 60.5। जहां पर ये रो और ये कभी कैंसिल होने वाली है, जहां पर रो इस मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और A विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हो जाता है रो, और इसकी लेंथ क्या है 60.5 डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये रो रो कैंसिल, एरिया एरिया कैंसिल, और इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू दी हुई नहीं है, y की वैल्यू है 12.5, ये 39.5 डिवाइडेड बाय 60.5, ये पॉइंट कैंसिल। तो यहाँ पर क्या हो जाता है x इक्वल्स टू 395 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 605। इसे हम सॉल्व करके x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसका सॉल्विंग पार्ट आपको करना है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ कितना आएगा, इसके पीछे सबका आंसर दिया हुआ है। ओके, ये 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट एक पेज, और इसका वैल्यू 8.2 ओम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8.2 ओम। तो ये हमारा जो मीटर ब्रिज का केस था, जो कंडीशन हमें पता था, उसके आधार पर हमने अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड कर लिया।
उसके बाद हमें इसी में क्वेश्चन पूछा गया है, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। व्हाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर इन ए व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। तो थिक कॉपर स्ट्रिप में जो कॉपर स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है, और उस रेजिस्टेंस को हमारा मीटर ब्रिज काउंट नहीं करता है। इसलिए वहाँ पर हमें ऐसे कुछ मटेरियल लेने होंगे जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं के बराबर, कम से कम है, इसलिए हम वहाँ पर थिक कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया करते हैं। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जरा देखिए। ओके, इसका बी नंबर देखिए। डिटरमिन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज above if x and y are interchange। अगर हम x और y को एक दूसरे से बदल दें तो बैलेंस पॉइंट कहाँ होगा? तो बैलेंस पॉइंट हमेशा a से बोला जाता है। तो अगर ये तो बहुत सिंपल बात है, अगर आप x और y को बदल देंगे, जैसे इसकी वैल्यू को बदल देंगे, लिखेंगे आप इसमें शॉर्टकट लिखेंगे if x and y are interchange then, अगर ये दोनों बदल गए तो क्या हो जाएगा? y by x, और ये भी पलट जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू है लेंथ जो इसकी वो बदल जाएगी। और ये आपको कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमें क्या पता है रेशियो से होना चाहिए, अगर x और y बदल गई तो ये दोनों जो लेंथ है वो भी बदल जाएगा। तो ये जो 60.5 ये a से इतने डिस्टेंस पर आएगा जो हमारा बैलेंस पॉइंट माना, जो हमारा बैलेंस पॉइंट होगा। क्योंकि हर केस में आपको क्या पता है, इन केस ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में जो हमारा रेशियो होता है रेजिस्टेंस का वो हमेशा सेम रहता है। तो अगर आप x और y को एक्सचेंज करेंगे तो ये दोनों का लेंथ भी एक्सचेंज हो जाएगा, और उस केस में जो हमारा बैलेंस पॉइंट होगा वो 60.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर a से होगा। तो ये भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, आप अपने बुक में चित्र करके देखिए। तो ये दिया हुआ 60.5 सेंटीमीटर फ्रॉम a, ये आपको बताना जरूरी है कहाँ से। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। 3.10 के बाद हम लोग ट्राई करेंगे 3.11। क्या बोला गया है? अच्छा, 3.10 का सी क्वेश्चन भी है। What happen if the galvanometer and the cell are interchanged at the balance point of the bridge? क्या होगा अगर हम सेल को और गैल्वेनोमीटर के पोजीशन को बदल दें? ओके, would the galvanometer shows any current? क्या गैल्वेनोमीटर में कोई करंट शो होगा? क्या करंट फ्लो करेगा? तो अगर हम इसको बदल दें, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए, यानी कि ये हमारा फर्स्ट गैप में ये लगा हुआ रजिस्टर है, ये सेकंड गैप में ये रजिस्टर लगा हुआ है, और उसके बाद ये ग्राफ कुछ इस तरह से, हमने देखा A, C, यहाँ पर है B, और ये मान लीजिए हमारा है D, और हमने बोला कि अगर यहाँ पर जो हम गैल्वेनोमीटर लगाते थे, यहाँ हमने लगाया सेल इस तरह से, सेल, और यहाँ पर हमने लगाया एक गैल्वेनोमीटर, ये ग्राफ को किस तरह से, यानी हम इस बार रेजिस्टेंस के वैल्यू को नहीं बदल रहे, रजिस्टर को चेंज नहीं कर रहे, ये एक्स और वाई उसी तरह से है। इस बार हम सेल और गैल्वेनोमीटर के पोजीशन को अगर हम बदल दें तो क्या गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करेगा जब हमने नल पॉइंट को कांटेक्ट में लाया हुआ है? तो आंसर है इस केस में भी आपको करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है? रेशियो सेम होता है। अगर a by b जो है वो c by d के बराबर होगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a by c is equals to b by d। तो गैल्वेनोमीटर और सेल के पोजीशन के बदल देने से भी करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट इज गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट शो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, दैट इज देयर इज नो करंट फ्लो इन द सर्किट। ओके, तो ये हमारा 3.10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे 3.11। 3.10 के बाद आएगा 3.11। क्या क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं हम लोग। द स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 80 वोल्ट, तो हम लोग लिखते चलते हैं। स्टोरेज बैटरी की ईएमएफ क्या दी है? 8.0 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या है? 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। ये जो सेल है वो 120 वोल्ट डीसी सप्लाई से उसे चार्ज करना है। तो ग्राफ जरा देखिए, ये हमारे पास सेल है, और सेल है इसकी जो वोल्ट है वो 8.0 वोल्ट, और ये इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है 0.5 ओम इस तरह से।
इससे हमें चार्ज करना है। किससे चार्ज करना जरा देखिए, लिखा हुआ है इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। इसको 120 वोल्ट डीसी सप्लाई, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, 120 वोल्ट डीसी सप्लाई से इसे चार्ज करना है यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। इसमें एक एक्सटर्नल रजिस्टर भी लगा हुआ है 15.5 ओम का, इस तरह से ये 120 वोल्ट और ये 15.5 वोल्ट, ये कंडीशन हमें दिया गया है। और क्या बोल रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग समय ये जो उसका टर्मिनल वोल्टेज यानी ए और बी के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आप सीधी सी बात करेंगे, अगर बी पर जो पोटेंशियल ये है, बी पर पोटेंशियल अगर Vb है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Va माइनस Vb। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे पता चला कि Va माइनस Vb निकालना है? ये जो हमारा सेल है वो इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करेगा और ये सेल इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करेगा। तो हमारा ये 120 वोल्ट का है, तो हमारा एक्चुअल करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो अगर हम Va और Vb के बीच का डिफरेंस निकालना चाहें तो देखिए क्या होता है यहाँ, चलिए देखते हैं। तो इस केस में अगर हम बोलते हैं कि हमें निकालना है वी हैव टू फाइंड Va माइनस Vb, तो Vb किसके बराबर है? देखिए ये करंट इस डायरेक्शन में I करंट फ्लो कर रही है, तो ये चार्ज ऐसे करंट ऐसे चला, यहाँ पर पोटेंशियल Va है, अब यहाँ से कम होते 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 ये Vb के पास आएगा, दैट इज Va माइनस समथिंग, Va माइनस समथिंग। तो सबसे पहले इससे चलते समय हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप कौन करेगा? ये सेल, ये करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो यहाँ कुछ हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना? 8 वोल्ट, तो हमने यहाँ लिख दिया 8। उसके बाद आगे हमें एक दूसरा एलिमेंट मिलता है इंटरनल रजिस्टर, ये भी हमारे पोटेंशियल को ड्रॉप कराएगा माइनस। तो पोटेंशियल रजिस्टर के केस में पोटेंशियल का रूल क्या होता है? V = I × R। उस ये ब्रांच में जितना भी करंट जा रहा है उससे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिए। तो करंट का हमने माना हुआ है कि I जा रहा है, I की वैल्यू मालूम नहीं है, तो ये I को हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज I × 0.5, तो ये Vb की वैल्यू है। और अगर हमें किसी भी तरह से I की वैल्यू मिल गई तो हम इसको इधर भेज करके Vb को इधर भेज करके Va माइनस Vb के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें निकालना क्या होगा? दैट इज I, हमें I की वैल्यू को निकालना है। अगर इस सर्किट का करंट मिल गया तो हम यहाँ पुट करेंगे और बड़े आराम से हम Va माइनस Vb के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो करंट कैसे निकाला जाए? तो यहाँ पर इस सर्किट में आइए, पोटेंशियल कितना है टोटल? तो पोटेंशियल बोल सकते हैं 120 माइनस 8, ये हमारा टोटल पोटेंशियल। हमारे पास फॉर्मूला है V = IR, तो ये हमारा पोटेंशियल है 120 माइनस 8, ये 120 माइनस 8। और करंट की वैल्यू ये हमें मालूम नहीं है। रेजिस्टेंस टोटल कितना है इस पूरे सर्किट में? तो रेजिस्टेंस आप देखेंगे कि ये सीरीज में ज्वाइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए दोनों ही रजिस्टर से गुजरना पड़ता है, तो इसको हम ऐड करेंगे, दैट इज 15.5 प्लस 0.5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 112 I 15.5 दैट इज ये क्या हो जाएगा? 16, और मेरे ख्याल से ये 7 बार में कैंसिल, 7 6 42, यस, तो I की वैल्यू क्या हो गई? 7 एम्पियर। तो इस तरह हमें इस सर्किट का करंट का वैल्यू निकल गया 7 एम्पियर। अब हम यहाँ चले आते हैं वापस से, तो Vb = Va माइनस 8 माइनस इसकी वैल्यू 7 × 0.5 दैट इज 5/10, तो हो जाएगी Vb = Va माइनस 8 माइनस ये हो जाएगा 3.5, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा Vb = Va माइनस 11.5 इधर आया, दैट इज 11.5 इसके बराबर है Vb माइनस Va। तो हमारे सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है? 11.5, जबकि हमने कितना वोल्टेज लगा कर रखा है? 120 वोल्ट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल रहा है? 11.5 वोल्ट। कितना मिल रहा है? 11.5 वोल्ट, ये हमारा सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लगाने की जरूरत क्या है? एक्सटर्नल रजिस्टर को लगाने की जरूरत ये है क्योंकि अगर हमारा ये रजिस्टर नहीं होगा तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, और करंट जो हमारा हीट का फॉर्मूला होता है I² R × T, अगर I की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी
तो इसमें हीट बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण जिस सेल को हम चार्ज कर रहे हैं उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो इरेगुलर होगा और उसमें बैटरी के खराब होने की चांस बहुत ज्यादा होती है, बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा करंट से या बहुत जल्दी चार्ज करना कोई समझदारी की बात नहीं है। इससे जिस सेल को हम चार्ज कर रहे हैं उसका लाइफ लंबा नहीं चलता है। तो ये कारण है। इसको अगर आप करंट को कम करना चाहते हैं, इसके लिए हमने क्या लगाया है, एक्सटर्नल रजिस्टर लगाया है, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 15.5 ओम है। तो यहाँ बोला क्या, आगे क्या बोला, व्हाट इज द पर्पस, क्या पर्पस है ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट, क्या पर्पस है कि आप सीरीज में रजिस्टर का यूज कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि उस रजिस्टर का यूज करने का हमारा मेन पर्पस क्या है, करंट के वैल्यू को कम करने के लिए। तो करंट के वैल्यू को कम होने से क्या होगा, तो हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो सही ढंग से होगा, बैटरी भले ही थोड़ी देर में चार्ज होगी लेकिन वो सेफ रहेगी। तो ये इसका कारण है, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, इसके आप नोट्स दे दिए जाएंगे, करके देखो देखेंगे क्या पर्पस है, और डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट, करंट के वैल्यू को कम करने के लिए। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं और हम लोग जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 3.11 और भी कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 3.12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पोटेंशियोमीटर, तो आपको पोटेंशियोमीटर का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है, और नहीं है तो आप पोटेंशियोमीटर के वीडियो में जाकर देख के सीख सकते हैं क्या है पोटेंशियोमीटर। तो आपको पोटेंशियोमीटर के केस में बताया था कि आप उसके दो यूज क्या करते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका एक यूज है दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने में, और दूसरा यूज होता था दो सेल के किसी सेल के इंटरनल रजिस्टर के इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड करने में। तो यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन जरा समझिए, इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट गिवन ए बैलेंस पॉइंट एट 30.0 सेंटीमीटर लेंथ दबाया। पहले समझिए यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का केस, अगर आप एक वायर बनाएंगे, चलिए पोटेंशियोमीटर का हम एक वायर बना सकते हैं, ऐसे तो आपको 4-5 वो स्ट्रक्चर बताया है। तो यहाँ पर ए है और ये यहाँ पर बी है, और यहाँ पर हमने एक सेल लगाया, एक लगाया की, एक हम लोग लगाते थे रियोस्टेट और एक लगाते थे एमीटर, और इस पॉइंट से इसको ऐड मिला दिया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन होता था, इसमें हम अगर दो सेल लगाते थे जिसकी ईएमएफ को हमें कंपेयर करना होता था, तो ये दो सेल का प्लस पॉइंट ए से और माइनस पॉइंट एक दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होता था, या ग्राफ याद करेंगे। फिर यहाँ पर एक कॉमन टर्मिनल होता था जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता था, और ये जॉकी फ्री होती थी इसके ऊपर स्लाइड करने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोला जरा समझिए, और क्वेश्चन में दिए हुए इसको आप लैंग्वेज के तौर पर लिखेंगे। ये हमारा ग्राफ होता था, आपको याद दिलाने के लिए बना दिया। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है, 3.12। इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट गिवन ए बैलेंस पॉइंट एट 30.0 सेंटीमीटर। 1.25 वोल्ट इसकी वैल्यू, यानी क्या दिया हुआ है, गिवन E1 की वैल्यू 1.25 वोल्ट और L1 की वैल्यू, ये हम अगर इसके थ्योरी को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या है, 35.0 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जरा समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, दैट इज दूसरा वाला सेल की बात किया जा रहा है, अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स एट 63.0 सेंटीमीटर, यानी हमें L2 की वैल्यू दी हुई है कितना, 63.0 सेंटीमीटर। यस, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल, तो सेकंड सेल की ईएमएफ की वैल्यू क्या है, सेकंड सेल की ईएमएफ की वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका एक फार्मूला था, आपको मालूम होना चाहिए। इसका एक फार्मूला क्या था, हम यहाँ लिखेंगे और सॉल्विंग पार्ट आपका है E1 by E2 is equals to L1 by L2। जब हम इसका एक केस पढ़े थे कि the potentiometer used to compare the EMF of two cell, then we get the formula E1 by E2 is equals to L1 by L2। हमें ये फॉर्मूला मिला था। इस केस में हमें E1 मालूम है, L1 भी मालूम है, L2 भी मालूम है। आप यहाँ पे यूज करेंगे E1 की वैल्यू 1.25
और ये हमें मालूम नहीं है। दिस इज 30, दिस इज 63। तो आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.25 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल्स टू E2। और इसे सॉल्व करके आप जो हमारी दूसरी बैटरी है उसकी EMF के वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा आप बुक से पीछे पर रख के देखेंगे। तरीका यही होता है बनाने का। क्यों ये ग्राफ आप बनाएं ना बनाएं जरूरी नहीं है, वो आपको आपको समझने के लिए बनाया, लेकिन गिवन के रूप में क्या क्या दिया हुआ है, उसके क्या सिंबल हैं और उन सभी दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला है, इसका आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बस इससे सॉल्व करके इसमें और कुछ दिया है क्या, व्हाट इज द EMF सेकंड सेल, नहीं ये कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे और इसके EMF के वैल्यू को फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना, ना करना। तो ये 3.12 हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे 3.13। दिस इज 3.13। क्या है इसके सिंबल के साथ लिखेंगे द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर। कॉपर कंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो सिंबल बनता था वो आपको याद होना चाहिए n। n की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है 8.5 इंटू 8.5 इंटू 10 to the power the number density of electron, अच्छा डेंसिटी दी हुई है इसकी 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube, that is number of electron per unit volume density. How long does an electron take to drift from one end of the wire 3 meter, यानी ये जो हमारा ये वायर है इसकी जो लेंथ क्या है 3 मीटर इसकी लंबाई है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। अब इसको L मानेंगे और ये क्या दिया हुआ है 3 मीटर, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर जरा समझते हैं हम लोग 3.1 मीटर लॉन्ग टू इट्स वन एंड। एक एंड से दूसरे एंड जाने में, मान लीजिए ऐसा का नाम है, एक एंड से दूसरे एंड जाने में ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने टाइम लेंगे, तो आपको टाइम की वैल्यू यानी कि t के वैल्यू को फाइंड करना है कि कितना टाइम लेगा विथ वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलता है मालूम, ये कितना समय लेगा। और क्या पूछा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर दैट इज A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये कितना दिया हुआ है 2.0 into 10 to the power -6 meter square and it is carrying a current की वैल्यू दैट इज I की वैल्यू क्या है 3.0 एम्पियर। ये सभी केस हमें दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ वायर है 3 मीटर, नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन 8.5 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ और करंट की वैल्यू दी गई है, आपसे टाइम पूछा गया है। तो अगर इस क्वेश्चन को बनाया जाए तो टाइम का हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या होता है, तो जैसे हमने स्पीड का फार्मूला पढ़ा है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम का फार्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, दिस डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो डिस्टेंस तो हमें मालूम है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ वायर के बराबर होगा दैट इज 3 मीटर। हमें क्या मालूम नहीं है, तो हमें इसकी स्पीड की वैल्यू मालूम नहीं है। और यहाँ पर जो हम चार के चलने की स्पीड की जो बात करें तो वो एक्चुअली में क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको इन सभी कंडीशन करंट दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास में है, ये वैल्यूज दिए हुए हैं, लेंथ दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड आपके दिमाग में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड कोई फार्मूला अगर आ जाए तो आप उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यस उसका फार्मूला होता है ये, आप इसे मत मान लीजिए क्योंकि जब आपको स्पीड निकल जाएगा तो आप उसमें वैल्यू को पुट करके सॉल्व करके टाइम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन है I = NEADD, ये हमें रिलेशन याद है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I की वैल्यू दी हुई है, N दिया हुआ है, E हमें मालूम है, एरिया दिया हुआ है, तो हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा क्या I/NEA = VD, यही हमारा स्पीड होगा, VD और यही स्पीड होगी। तो आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो ये देखेंगे क्या होता है, I की वैल्यू क्या है करंट 3.0 दैट इज 3
n की वैल्यू क्या है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और एरिया की वैल्यू एरिया दिस 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू डी। ये हमारी स्पीड की वैल्यू है। अब नाउ फ्रॉम 1 आप t की वैल्यू यानी टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 3 मीटर 3 और ये पूरा वैल्यू है वेलोसिटी तो 3 और ये नीचे पार्ट ऊपर चला जाएगा इनटू 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 ये टाइम 3 तो हमारा कैंसिल हो गया तो टाइम के वैल्यू निकालेंगे इतना सेकंड, इसकी यूनिट सेकंड होती है। तो सॉल्व कीजिए तो क्या क्या चला आएगा 8.5 इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू 10 के पावर में ये टोटल में क्या हो जाता है 25, ये हो जाता है 10 टू द पावर 3 सेकंड। आगे सॉल्व कीजिए ये दोनों पॉइंट को आपने उड़ाया नीचे कितना आ गया 100 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम इज इक्वल्स टू 85 इंटू 32 इंटू 10 सेकेंड। तो 85 इंटू 32 करते हैं 85 इंटू 32 5 टू द 10 8 टू द 16 117 5 टू द 15 0 12 7 2 2720 तो टाइम कितना हो जा रहा है 2720 इंटू 10 सेकेंड। लेकिन हमें रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है इसका, तो आपको यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2720 इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसका 2.7 के रिस्पेक्ट में इसके वैल्यू को देंगे ताकि एक डिजिट यहाँ पर सॉल्व हो जाए। इसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन पर कितना है 3.13 2.7 इंटू 10 टू द पावर 4। जैसे यहाँ पर अगर आप ये जीरो दे देते हैं सॉल्व कर देते हैं इसको तो यहाँ पर हमारा t है तो 272 इंटू 10 स्क्वायर सेकेंड। आपको यहाँ पर क्या करते हैं जैसे हमें दो वैल्यूबल पॉइंट लगाना है तो यहाँ पर हमने लगाया 10 स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई किया 10 स्क्वायर सेकेंड तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाती है ये 10 स्क्वायर से दो पॉइंट इसका देगा 2.72 और ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड और इसे हमें डेसिमल के एक ही पॉइंट तक रखना है क्योंकि हमारे क्वेश्चन का कंडीशन वही है दैट इज t इक्वल्स टू 2.7 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड। तो इतने समय में जितने चार्ज हैं उस 3 मीटर लेंथ को इस स्पीड से पार कर जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3.13। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ट्राई कीजिए और हम लोग तुरंत बिना समय गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दैट इज 3.14। ओके, इसे हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.14 क्या दिया हुआ है द अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10 टू द पावर -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा है अर्थ का सरफेस, ये इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये पूरी तरह हमारा अर्थ नेगेटिव चार्ज है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी दी हुई है चार्ज डेंसिटी तो ये सरफेस है एरिया है तो एरिया में चार्ज डेंसिटी का सिग्मा होता है, सिंबल होता है सिग्मा। हमने पढ़ा है लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा लीनियर पर सिग्मा एरिया पर और रो वॉल्यूम पर। तो चूंकि अर्थ है ये अर्थ का सरफेस है तो हमने इस डेंसिटी को सिग्मा से इंडिकेट किया। द अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10 टू द पावर -9 10 टू द पावर -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, और क्या दिया हुआ था पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलो वोल्ट बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस। ये इसका मान लीजिए टॉप का ये सरफेस एटमॉस्फेयर का ये टॉप और यहाँ पर ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है और इसके बीच में लेंथ है तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है E = V/L। तो
V इक्वल्स टू E इनटू L। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये लेंथ से मल्टीप्लाई होकर इस दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। यानी V के वैल्यू यहाँ दिए हुए हैं, कितना दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस 400 किलो वोल्ट। तो यहाँ पर दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या दिया हुआ है 400 किलो वोल्ट, या फिर आप 10 की पावर 3 वोल्ट भी लिख सकते हैं। बोलेंगे तो बहुत ज्यादा है, तो बोलेंगे नहीं है भी तो ये अर्थ, इसका साइज बहुत बड़ा है। ओके, बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस रिजल्ट्स क्या दिया हुआ है, रिजल्ट्स ड्यू टू द लो कंडक्टिविटी द लोअर एटमॉस्फेयर इन ए करंट ऑफ ओनली 1800 एम्पीयर। इसके कारण इसमें जो करंट आता है, जो चार्ज फ्लो करते हैं न्यूट्रलाइज होने के लिए, आई जो है वो हो जाता है ओनली 1800 एम्पीयर। यहाँ ओनली वर्ड इसलिए यूज किया गया इतने बड़े वैल्यू को, क्योंकि हम अर्थ के सरफेस पे उस करंट की बात कर रहे हैं। अर्थ के साइज के तुलना में ये करंट बहुत ही छोटा है। ओनली करंट 1800 एम्पीयर ओवर द एंटायर। There, if there were no mechanism of sustaining the atmosphere electric field, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर ये इसको अट्रैक्ट करके न्यूट्रल होता है तो ये तुरंत अर्थ क्या करता है, फिर से ऊपर में बादल टकराएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ से माइनस चार्ज आएंगे, तो ये सिलसिला खत्म ही नहीं होता है बल्कि चलते रहता है। तो यहाँ पर इसलिए बोल दिया कि प्रैक्टिकली तो ये हो ही नहीं सकता कि ये बिल्कुल पूरी तरह जो है वो चार्ज खत्म हो जाए, इसलिए बोल दिया इफ देयर वे नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मान लीजिए कि हमने मैकेनिज्म को इग्नोर किया, तब की बात कर रहे हैं। हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस को न्यूट्रलाइज होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो क्या पूछा गया यहाँ पर, टाइम। क्या पूछा गया, टाइम, टी की वैल्यू पूछी गई। ओके, तो ये केस हमारे सामने में है और अर्थ का रेडियस दिया हुआ है। ये अर्थ का सेंटर और ये अर्थ का यहाँ से रेडियस, क्या वैल्यू दिया हुआ है 6.37 इंटू 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहले जरा कंडीशन को समझिए क्या बोला जा रहा है। तो कंडीशन ये है कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है जो कि नेगेटिवली चार्ज है और इसका जो रेडियस है वो 6.37 10 की पावर 6 मीटर है। अर्थ के सबसे टॉप के एटमॉस्फेयर और सरफेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 400 into 10 की पावर 3 वोल्ट, दैट इज किलो वोल्ट है, और जिसके कारण ये जो हमारा करंट है वो 1800 एम्पीयर है। ओनली वर्ड यानी क्या क्या, तो कितने टाइम में ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे अगर हमने मैकेनिज्म को इग्नोर किया। यानी मैकेनिज्म बताया कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये पूरी तरह जो है वो ये न्यूट्रल हो जाए, पूरी तरह ये पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन हमने मैकेनिज्म को इग्नोर किया। तो कितने समय में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको निकालना है टाइम, और टाइम से रिलेटेड अगर आप यहाँ पर कोई फॉर्मूला पूछेंगे करंट से रिलेटेड, तो टाइम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमने आई का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Q डिवाइडेड बाय T, करंट की वैल्यू Q डिवाइडेड बाय T। तो अगर हम टाइम पूछेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय I, टोटल चार्ज इनटू टोटल करंट, ये हमें यहाँ पर मिलता है, टोटल चार्ज इनटू टोटल करंट। हाँ, यही क्वेश्चन है, टोटल चार्ज इनटू टोटल करंट। और कुछ दिया है इसमें नहीं, ठीक है। तो टोटल चार्ज ये हम निकल सकता है क्या, तो यस, सिग्मा चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है अगर हम देखें तो T इक्वल्स टू सिग्मा A, और इसके नीचे हमारे करंट की वैल्यू सिग्मा A इनटू करंट। और कुछ दिया है क्वेश्चन में नहीं, और कुछ नहीं, ठीक है। सिग्मा इनटू A, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर जो ये दी हुई है, क्या दिया हुआ है, मान लीजिए सिग्मा A की वैल्यू तो दी नहीं हुई है, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय I। अब ये सब कुछ हमें मालूम है, बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। T इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू 10 टू द पावर -9, दिस इज 4 पाई की वैल्यू 3.17 इनटू r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है स्क्वायर है, तो 6.37 इनटू 6.37 इनटू 10 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू क्या है 1800। फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा वो आई थिंक 283 सेकंड, इसकी जो वैल्यू आएगी टाइम की वो क्या जाएगी 283 सेकंड। सॉल्विंग का पार्ट आपका ये इसका बनाने का तरीका है कि कितने समय में हमारा अर्थ का सरफेस न्यूट्रलाइज हो
हो जाएगा। ये हमारा बहुत ही बेसिक फॉर्मूला करंट का I = Q/D। दिए हुए कंडीशन से हमें चार्ज दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी दी हुई है, टोटल चार्ज डेंसिटी है यूनिट एरिया पर, तो टोटल एरिया पर जो निकालेंगे वो हमारा टोटल चार्ज होगा और इसका एरिया का फॉर्मूला 4πr²। 4 की वैल्यू r की वैल्यू दी हुई है, हमने इसका स्क्वायर किया 6.37 और 10⁶ का स्क्वायर किया तो हो जाएगा 10⁻12 और नीचे 1800। उसके बाद आप इसको मैथमेटिक्स तरीके से सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 283 सेकंड। ये हमारा टोटल टाइम है जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। फिर आप लोग करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3.15 क्या दिया हुआ क्वेश्चन? 6 lead acid type of secondary cells each of EMF 2.0 volt and internal resistance 0.015 ohm are joined in series। कितने सेल लगे हुए हैं? 6 सेल लगे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर। हाँ, ये हमारा पहला सेल लगा हुआ है, ये दूसरा सेल लगा हुआ है, ये तीसरा सेल लगा हुआ है। आप शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे डॉट 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 करके ये 6 सेल टोटल लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं और सभी का वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट। ये सभी के वोल्टेज 2 वोल्ट 2.0 वोल्ट ईच और सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 0.015 ओम। 0.015 ओम ईच सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे दिए हुए हैं। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? आर जॉइंड इन सीरीज टू प्रोवाइड ए सप्लाई ए रेजिस्टेंस ऑफ 8.5 ओम। ओके, इन सभी को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, ऐसा जोड़ दिया और इसकी वैल्यू क्या है? 8.5। यस, 8.5 ओम ये है। व्हाट इज द करंट ड्रॉन? ओके, ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। करंट की वैल्यू हमें निकालनी है और टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये दो चीज फाइंड करना है। तो करंट हमें निकालना है और टर्मिनल वोल्टेज। तो करंट की वैल्यू क्या? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है V = I × R, I = V by टोटल रेजिस्टेंस V by R। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, करंट निकालना है यहाँ पर। I की वैल्यू क्या? तो V दैट इज टोटल पोटेंशियल। तो सेल हमारे सीरीज में लगे हुए हैं और सभी का जो वोल्टेज है, सभी का जो EMF है वो 2 है, तो इसमें टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? तो आंसर है 2 × 6, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और हमें नीचे निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस आप यहाँ पर बात करेंगे टोटल R, टोटल R। तो ये सभी सीरीज में ही लगे हुए हैं इस तरह से। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ 8.5 प्लस और ये 0.015 इंटू कितने लगे हुए? 6। 0.015 इंटू 6, तो I = ये 12 8.5 और यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या? 0.015 इंटू 6। आप इसको सॉल्व करके I की वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। जहाँ पर इसकी जो I की वैल्यू होगी आप अपने बुक से देखेंगे, आई थिंक 1.4 एम्पियर। 1.4 एम्पियर I की वैल्यू 1.4 एम्पियर। तो इस तरह से हमारे करंट पता चलेगी। कंडीशन के हिसाब से करंट निकालना बहुत आसान काम है। अच्छा, करंट के बाद आपको क्या चाहिए? क्वेश्चन पढ़िए। करंट के बाद हमें चाहिए वोल्टेज। तो V की वैल्यू क्या होती है? I × R। तो V की वैल्यू सिंस V = I × R। अब बड़े आराम से I को और R की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। I × R टर्मिनल में टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना ये है? R ये और I की वैल्यू 1.4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मान वोल्टेज भी निकल जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 6 सेल लगे हुए हैं 2 वोल्ट के और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.15 ओम है। इसको एक सीरीज में लगाया गया और सभी को एक सेल एक रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस 8.5 ओम है। बोला
पे करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि I का फॉर्मूला V बाय टोटल रेजिस्टेंस, V ये हमने सीरीज में देखा 2 into 6 और टोटल रेजिस्टेंस निकाला, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, सॉल्व करके हमारा करंट निकल गया। और जब करंट निकल गया तो बोला इसके अक्रॉस आप हमें बताइए, तो आप यहाँ पर ये जो A और B दो पॉइंट हैं इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ये रास्ता निकालना आसान होगा क्योंकि यहाँ पर करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करंट का वैल्यू कितना आया है 1.4, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 8.5। आप इसको सॉल्व करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा वोल्टेज आएगा कितना आएगा आप बुक से देखेंगे, आई थिंक 11.9 वोल्ट, 11.9 वोल्ट अप्रॉक्स ये इसका आंसर। कैलकुलेशन पार्ट तो आपका होगा, ये तरीका हुआ 3.15 को हमने सॉल्व किया। ओके और क्वेश्चन है इसमें, उसके बाद हम बनाएंगे 3.16। ओके जरा इसको आप नोट कीजिए, इसको हम पे क्वेश्चन बताते हैं। ओके अब हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3.16। 3.16 क्वेश्चन है, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ एल्युमिनियम एंड द अदर ऑफ कॉपर। दो वायर है, लेंथ ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर, ये हमें लिया गया दोनों वायर का, वन ऑफ एल्युमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर हैव द सेम रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, लेंथ भी सेम है रेजिस्टेंस भी सेम है। विच ऑफ द टू वायर इज लाइटर, तो दोनों में हल्का कौन होगा, लाइटर मतलब किसकी वजन कम होगी, लेंथ भी सेम है रेजिस्टेंस भी सेम है। हेंस एक्सप्लेन व्हाई एल्युमिनियम वायर आर प्रेफर्ड फॉर अदर हेड पावर केबल्स। पावर केबल में एल्युमिनियम को ही क्यों प्रेफर किया जाता है, और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिए हुए, एल्युमिनियम का दिया हुआ है 2.63 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, और क्या दिया हुआ है कॉपर का दिया हुआ है Cu 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, और रिलेटिव डेंसिटी एल्युमिनियम की डेंसिटी दी हुई है कितना 2.7 एंड कॉपर का दिया हुआ है कितना रिलेटिव डेंसिटी 8.9, ये रिलेटिव डेंसिटी किसी की रिलेटिव है। तो यहाँ पर होता है कौन सा हल्का है, क्योंकि जो हल्का होगा हम उसी को खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि इसका कम वजन लेने से उतना ही लेंथ और उतना ही रेजिस्टेंस वायर मिलेगा। तो एक्चुअली में हल्का या भारी मास पर डिपेंड करता है, तो मास ऑफ एल्युमिनियम निकाल करना होगा और मास ऑफ कॉपर निकालना होगा, और इसके रेशियो से हमें पता चल सकता है कौन सा हल्का है कौन सा भारी है। तो मास ऑफ एल्युमिनियम, मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास का वैल्यू यहाँ पर मास निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है यहाँ पे लेंथ बराबर है, तो हो जाएगा एरिया ऑफ एल्युमिनियम, एरिया ऑफ एल्युमिनियम इनटू लेंथ ऑफ एल्युमिनियम। यहाँ पे वही हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ कॉपर इनटू वॉल्यूम, और यहाँ हो सकता है डेंसिटी ऑफ कॉपर इनटू एरिया ऑफ कॉपर इनटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर। तो ये हमारा कंडीशन है। अगर हम दोनों का रेशियो निकालें तो मास ऑफ एल्युमिनियम बाय मास ऑफ कॉपर, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम, एरिया ऑफ एल्युमिनियम इनटू लेंथ ऑफ एल्युमिनियम, और ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर एंड वॉल्यूम ऑफ कॉपर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये लेंथ ऑफ एल्युमिनियम और लेंथ ऑफ कॉपर ये बोला बराबर है, लेंथ ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर, तो ये दोनों तो हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। डेंसिटी और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अच्छा डेंसिटी दी हुई है क्वेश्चन में यहाँ पर, हाँ डेंसिटी वैल्यू दिया हुआ है 2.7 8.9, यस दिया हुआ है,
हमें क्या निकालना है, इनका रेशियो। अगर इनका रेशियो मिलेगा तो हमारा काम बन जाएगा। इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। तो चलिए हम पहले रेजिस्टेंस, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम का फॉर्मूला, चूंकि स्पेसिफिक डेंसिटी दी हुई है, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L बाय A। R इक्वल्स टू रो L बाय A। तो यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रो ऑफ एल्यूमिनियम इनटू लेंथ, तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम ये हमें मिलता है। और अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर की, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर। हमें निकालना है किसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो। तो चलिए दोनों को डिवाइड करते हैं। दोनों को डिवाइड करने से क्या होगा, तो ये होता है कि RAL बाय R कॉपर रेजिस्टेंस हो, दोनों को डिवाइड करने से हमें क्या मिल जाएगा, ये तो हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल दी हुई है। अच्छा ये देखिए, डिवाइड ये करना है, ये दोनों का दोनों इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल होगा ये भी इक्वल होगा, ये दोनों बराबर होगा। सिंस रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, रो ऑफ एल्यूमिनियम इनटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो कॉपर इनटू लेंथ ऑफ कॉपर और एरिया ऑफ कॉपर। तो आप यहाँ से देखेंगे तो लेंथ हमारा कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू, ये दोनों के दोनों इक्वल है, तो हमको तो इक्वल लिखना था, ठीक है। यहाँ पर 1 किया, बाद में भेज देते हैं यहाँ पर। तो रो ऑफ एल्यूमिनियम बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इसके बराबर जाएगा रो ऑफ कॉपर बाय एरिया ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर फिर से चले आइए, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो रो AL बाय रो कॉपर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AL बाय एरिया ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर यही समस्या, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम और एरिया ऑफ कॉपर का रेशियो मालूम नहीं था, लेकिन अब वो डेंसिटी के रिस्पेक्ट में आ चुका है, रो के रिस्पेक्ट में आ चुका है। तो अगर हम फ्रॉम 1 में चले आएंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय मास ऑफ कॉपर को सॉल्व करेंगे, तो ये हम बोल सकते हैं DAL बाय दैट इज डेंसिटी इनटू ये क्या है, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम बाय एरिया ऑफ कॉपर। इसकी वैल्यू कब डालेंगे, तो यहाँ पर इनका वैल्यू DAL बाय DC, तो DAL बाय DC डेंसिटी ऑफ, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ओके, डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, और एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, एरिया ऑफ कॉपर ये भी दिया हुआ है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पर, एल्यूमिनियम ये दिया 2.7, यहाँ पर Cu का 8.9 और क्या बराबर है, इसकी बराबर, इसके वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे हमारे क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, यहाँ से क्या दिया हुआ है 2.63, अच्छा डेंसिटी दी हुई है यहाँ पर ना। तो इस एरिया की जगह पर हमें क्या पुट करना है, ये दिया हुआ है AL बाय AL, और ये क्या दिया हुआ AC, इसकी वैल्यू दी है, रो AL रो AC की वैल्यू दी हुई है, और एल्यूमिनियम और कॉपर की डेंसिटी वैल्यू दी हुई है। इन सभी के वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे। जैसे एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2.7, कॉपर की डेंसिटी 8.9, और इसके बाद हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो AL, और यहाँ जाएगा रो कॉपर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो AL की वैल्यू दी हुई है, रो कॉपर की वैल्यू दी हुई है। इन सभी को वैल्यू को पुट करके हम सॉल्व करेंगे, जरा समझिए, इन सभी के वैल्यू को पुट करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 1 से अधिक आ गई, तो इसका मतलब हमारा मास ऑफ एल्यूमिनियम ज्यादा है, और अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आ गई, इसका मतलब हमारा मास ऑफ कॉपर ज्यादा है। तो इसकी वैल्यू के ऊपर डिसाइड हम कर पाएंगे किसका मास ज्यादा है और किसका मास कम है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है सॉल्व करके आती है 1/2.2, 1/2.2, दैट इज इसकी वैल्यू 1 से कम है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब मास किसका ज्यादा है, कॉपर का मास ज्यादा है। उतने ही लेंथ का, उतने ही रेजिस्टेंस में अगर हमें कॉपर 10 kg लेना पड़ेगा, तो इसका 5 kg से ही हमारा काम चल जाएगा। तो एल्यूमिनियम हमें खरीदने में फायदा क्या है, तो इसमें सीधे सी फायदा है कि इसमें हमारा खर्च कम लगेगा, जो हमारा अमाउंट है वो कम लगेगा। तो इसलिए हम लोग इसको किसी को अगर लेना होता है वायर, तो हम वहाँ पर क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम वायर लेना वहाँ पर ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि लेंथ भी वही, रेजिस्टेंस भी वही, उसका क्या कम होता है, मास
मास कम होने के साथ साथ उसकी प्राइस भी कम होती है। एक तो हमें कम लेना पड़ेगा, कम वजन में लेना पड़ेगा, दूसरा उसकी प्राइस कम है तो उसकी प्राइस और भी कम हो जाएगी, तो हम लोग एल्युमिनियम लेना वहाँ पर ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन आज हमने ट्राई किए 3.16 तक। इसके बाकी भी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और फिर से आप उसको बता दें कि आपको सारा फॉर्मूला, सारा थ्योरी और सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब भी जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसके आंसर सही तरीके से दे सकें। थैंक यू।